अगर आपकी क्लास में सुबह से कोई टीचर ना आए, पहले पीरियड में भी ना आए, दूसरे में भी ना आए, तीसरे में भी ना आए, चौथे में भी ना आए, और सारे टीचर्स कहीं गए हो काम से, तो क्या आप प्रॉपरली पहले पीरियड को, दूसरे पीरियड को, तीसरे पीरियड को, चौथे पीरियड को ईमानदारी से पढ़ेंगे? पढ़ेंगे आप कि अभी हमारे पहले पीरियड का टाइम है तो हम पहला पीरियड निकाल के पढ़ लेते हैं, मैम कहीं बिजी है, या दूसरे पीरियड का टाइम हो गया, चलो पहले की अंदर रखो किताबें, कुछ करेंगे ऐसा? अरे हाँ या ना बोलो, नहीं, लॉजिकल बात बोलो, करेंगे? नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? बतियाएंगे, 4 यहाँ खड़े होंगे, 4 उस गेट के इस साइड, गेट वो बन के गेट कीपर, 4 इधर, 4 बाहर, 4 ग्राउंड में, 2-4 एक दूसरे को गाली देंगे, 2-4 को यही करेंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस क्लास में एक भी बच्चा ऐसा हो, एक आध हो सकता है जो कुछ मैथ्स की या साइंस की किताब निकाल के पढ़े, बाकी ज़्यादातर नहीं पढ़ेंगे, उनको लगेगा कि टीचर नहीं। मैं आपको इसलिए बता रही कि ईमानदारी क्या चीज़ होती है। आज स्कूल में ना वाइस प्रिंसिपल है ना प्रिंसिपल, कोई नहीं, दोनों देहरादून गए, और टीचर चाहते तो क्लासेस में नहीं आते, वो इजीली इधर उधर घूम सकते थे, बैठ सकते थे, तुमसे कहते तुम लोग पढ़ो, कुछ भी कह सकते, पर आपकी सुबह से प्रॉपरली पढ़ाई हुई है और शाम तक पढ़ाई होगी। तो अगर आपका ऊपर जो आपका अधिकारी है या जो आपसे ऊपर पोस्ट पे है वो नहीं भी है, तभी भी अपने काम को ईमानदारी से करना, दैट इज़ ईमानदारी। आज सारे टीचर चाहते तो नहीं आते क्लास, तो ऐसा आप नहीं करते हैं। लेकिन अगर टीचर कहीं बिजी हो जाता है तो आप खूब उधम मचाते हैं, लेकिन आज स्कूल में कोई नहीं है, ना वाइस प्रिंसिपल सर है ना प्रिंसिपल ना, और शायद अगले 2-3 दिन, 1-2 दिन वो और भी नहीं रहे, उन कहीं ट्रेनिंग में गए। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बस ये अपने अंदर ऐसी चीज़ें लाना सीखिए। मैं किसी एक टीचर की बात नहीं करूँ, सुबह से सब अपने पीरियड में आए होंगे और शाम तक भी आएंगे एक पीरियड तक, और पढ़ाई होगी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें जो ऑब्ज़र्व करने वाला ऑब्जर्वर हमारे ऊपर जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है वो स्कूल में है या नहीं है, क्योंकि हमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी। हम स्कूल में आए हैं, हम उसका पैसा ले रहे हैं, तो हमने पढ़ाना है, चाहे वो हो या नहीं हो, वो हमें कहीं से देख नहीं रहे। तो इसको थोड़ा ये चीज़ें अपने अंदर लाइए, ईमानदारी भी होनी चाहिए। कभी कहीं पर कोई टीचर बिज़ी हो गया तो ये मतलब नहीं कि आपने कुछ नहीं करना है, खाली टाइम वेस्ट करना। अब देख लीजिए 5वां क्वेश्चन रह रहा था, 5th क्वेश्चन, ये 6ठा मैंने करा दिया था, शायद 5वां छूट गया है ना। यहाँ देखिए, सब ध्यान इधर देंगे तो ही मैं पढ़ाऊंगी, अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई करनी है। 5th क्वेश्चन है, SNTR points on sides P and R, sides PR and QR of the triangle PQR। यहाँ देखो PQR एक ट्राइंगल है, आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, यही है इसका फिगर, नहीं है? अच्छा, इसका फिगर बना नहीं है, बना लेते हैं। PQR एक ट्राइंगल बना लो। PQR एक ट्राइंगल बना लिया। ये कह रहा है S and T are the points on the side PR and QR, यानी PR पहले लिखा है तो PR पे S होगा और इस पे क्या होगा? T, नहीं सॉरी, इस पे नहीं है, QR पे। S और T, ठीक है। Such that angle P equals to angle RTS। अब देखो क्या कहा इसने, एंगल P जो है वो एंगल RTS के इक्वल है, तो यानी इसको मिलाना पड़ेगा फिर, और इसको मिलाएंगे ना तभी तो RTS एंगल बनेगा। कौन बोल रहा है? जो बोलेगा वो यहाँ पे आके क्वेश्चन करेगा, ये बात ध्यान रखिए। ये जो एंगल है P, ये RTS इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये ऐसे बनाना चाहिए था। उसके बाद है शो दैट द ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू RTS। RPQ जो RPQ है वो RTS के सिमिलर है, ऐसा करना है। ये दो जो इसके अंदर थे वो मैंने अलग अलग बना दिए। RPQ को मैंने ऐसे घुमा के बना लिया और RTS को ऐसे बना दिया, ठीक है। देखो इसने खुद ही ऐसा नाम दिया, देखो इसने बड़े वाले को कहा RPQ
बोला, ध्यान दीजिए, इसने बोला RTS, बोला नहीं बोला, क्यों बोला? क्योंकि इसको पता है कि इसने P वाला जो एंगल है वो T के इक्वल दे रखा है, तो P वाला जो एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग इधर T वाली साइड आनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जब सिमिलरिटी प्रूव करते हैं तो नाम से फर्क पड़ता है, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो नाम से फर्क नहीं पड़ता। नाम से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तो कॉन्ग्रुएंट कहते ही उसको है जिसमें शेप और साइज दोनों इक्वल, यानी सब चीज़ इक्वल, तीनों इक्वल भी, तीनों साइड भी। फिर आप उसको कहीं से घुमा दीजिए, कुछ कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिमिलरिटी में पड़ता है। तो ये कह रहा है, तो अब इनको सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए कुछ तो करेंगे ही हम, है ना? तो क्या क्या कर सकते हैं? साइड्स का रेशो इक्वल कर सकते हैं और एंगल्स इक्वल कर सकते हैं। एंगल्स इक्वल हो रहे हैं क्या? एंगल इक्वल हो रहे हैं? नहीं, सॉरी, साइड्स का रेशो इक्वल हो रहा है क्या? नहीं। कैसे पता? साइड तो आपको पता ही नहीं, एक भी साइड का आपको मेजरमेंट ही पता नहीं है, तो साइड वाले तो चीज साइड कर देंगे। अमन सीधे बैठो, स्ट्रेट, और गाल पे हाथ लगा के कोई नहीं बैठेगा, किसी की शौक सभा में नहीं बैठे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं, बी अटेंटिव। तो एक तो इसने खुद ही दे रखा है, ये दिया है कि नहीं है? अरे टी वाला इक्वल है पी के लिए, इसने दिया है कि नहीं दिया है? अब एक और चाहिए हमें, दूसरा क्या है, कौन सा एंगल? आप देखो, जब मैं RTQ कह रही हूँ और जब मैं RTS कह रही हूँ, इस वाले ट्राइंगल का जो R वाला एंगल है और इस वाले ट्राइंगल का जो R वाला एंगल है वो सेम ही है कि नहीं है? अरे सेम है ना, तो ये R एंगल दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो इसमें दो ही चीज़ दिखेंगे आपकी, एंगल P इक्वल्स टू एंगल T, ये गिवन है, और एंगल R जो है वो अपने ही इक्वल है या नहीं है? कॉमन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? एंगल एंगल, इसी को एंगल 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 भी कहते हैं, इसी को एंगल एंगल भी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लगते ही दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। हमने कुछ किया, हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, कोई दिमाग खर्च करना पड़ा, कुछ नहीं, ठीक है? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, इसलिए जो ट्राइंगल के नेम दिए होते हैं उनको आप ऐसे अलग से बना के देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग वाले इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर वाला इधर वाले के इक्वल आए, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के इक्वल आना चाहिए और राइट वाला राइट। तो जिस हिसाब से नाम दिए हैं, मतलब जो नेम वाइज आपको सिमिलर प्रूव करने हैं वही नेम वाइज आप लिख कर देख लीजिए। और अगर एग्जाम में भी आप ऐसा कर देते हैं ना, मान लीजिए एग्जाम में आपको ये फिगर दिया और आप उसी के नीचे एक दूसरा फिगर ऐसे बना देते हैं, तो उससे दोनों को सुविधा होती है, आपको भी सुविधा होती है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको भी बहुत सुविधा होती है, और वो देखते ही समझ जाते हैं कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, उसको आता है और उसने ठीक प्रकार से प्रूव किया, तो आपके अच्छे नंबर आने की एफिशिएंसी बढ़ जाए। पिंकी और पिंकी के बगल वाली रिंकी डिंकी जो भी, दोनों को बाहर फेंक दूंगी, समझ लेना अगर ध्यान नहीं दिया। सबसे पुअर परफॉर्मेंस PT1 में तुम्हारा है, 3 क्लास की कॉपी चेक हुई, चौथे का एग्जाम हुआ नहीं है, 8th का। सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हैं तुम्हारी क्लास में, 42 बच्चे। तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं? 41 है, उसमें से 13-14 बच्चे पास है, शायद 12-13 बच्चे। 45 पॉइंट समथिंग या 43 पॉइंट समथिंग रिजल्ट है तुम्हारी क्लास में, जबकि बगल में 44 बच्चे हैं और उसमें से 42 बच्चे ने 42 ने एग्ज़ाम दिया था, 42 में से 32 पास है और 10 फेल है। 10 में से भी कुछ ऐसे जो 13 पे फेल है, उनको चाहते तो मैं आधा नंबर दे के 13.5 करके उसको 14 में कन्वर्ट करके उसको पास कर सकती थी, बट नहीं, जो आए थे मैंने, क्योंकि 9th क्लास है तो उनको मैंने कहीं भी नंबर एक्स्ट्रा दिया नहीं। तो 10 बच्चे फेल है और 32 पास है, ठीक ठीक रेशो, मैंने 3/4 पास है और 1/4 फेल है, ऐसा तो सब जगह होता ही है। यहाँ देखो 6 में भी 8-9 बच्चे फेल, वहाँ भी ऐसे 40 के लमसम बच्चे, 8-9 बच्चे फेल है, बाकी पास। अपना हाल देखो, बोर्ड क्लास सबसे सीनियर क्लास ये होनी चाहिए, आधी से ज़्यादा पौनी क्लास फेल है और 1/4 पास है। और हाल ये है, सुनना मत कभी भी, कोई पढ़ा ले तुम्हें आसमान से भगवान की उतर के आ जाए ना, तुम सुनना बिल्कुल मत, अपने कर्तव्यों में लगे रहो। अगला क्वेश्चन देखिए, हो जाएगा ये, बस अगला देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं आप। ये हो गया था, ये मैं बताने जा रही हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से बस फिगर को देखिए और हम इसको करते चलते। 6.38 इसका फिगर है, 6.38 ये है इसका फिगर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको 4 पार्ट प्रूव करने। अगर
अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम में, बेसिक्स में, या चाहे मैं इसको अगले PT2 या PT3 में देती हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको हम देंगे 4 नंबर अगर देंगे, क्योंकि 4 पार्ट है और एक एक नंबर का एक पार्ट करके ये 4 नंबर में दिया जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये? कुछ नहीं, इसमें कुछ दिया है थोड़ा बहुत, और उसके बेस पे 4 सिचुएशन आपको प्रूव करनी है। अगर आप क्वेश्चन को ना भी पढ़े तो आपको दिख रहा है कि इसमें 2 परपेंडिकुलर दिए हैं, 2 परपेंडिकुलर दिए हैं। परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम होता है अल्टीट्यूड। कौन बोल रहा है? परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम क्या होता है? अल्टीट्यूड। इसी को हाइट भी कहते हैं, इसी को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। कहीं पर भी ये तीनों नाम हो तो आप खुद ही समझ जाएंगे ये 90 डिग्री पर होंगे, चाहे अल्टीट्यूड लिखा हो, चाहे परपेंडिकुलर लिखा हो, चाहे हाइट लिखा हो। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर एक ट्राइंगल से बेस पर 3-4 लाइन खींचिए तो उसमें से ये सब लाइन है, लेकिन ये सारी हाइट नहीं है। हाइट वही है जो 90 डिग्री पे होगी। हाइट कौन सी होती है? जो 90 डिग्री पे होगी, जो परपेंडिकुलर होगी। तो जहाँ पर भी ये 3 वर्ड लिखे हैं, तो अगर नहीं भी उसने दिया है, आप तो समझ जाएंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वैसे उसने 90 डिग्री का साइन यहाँ पर दे रखा है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आप खुद दिमाग में सोच लेंगे, भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इस साइड का एंगल 90 है तो इस साइड का भी 90 होगा, तभी 180 बनेगा। ऐसे ही इस साइड का 90 है तो इधर का भी 90 बनेगा। ये उसने दिया है या नहीं दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुद जानते हैं स्ट्रेट लाइन को पूरा एंगल 180 होता है, एक साइड का 90 है तो दूसरा भी 190 होगा। ठीक है, अब पहले आपको प्रूव करना है ट्राइंगल AEP को CDP के सिमिलर। AEP देखिए कहाँ है, AEP है, इसको इसके आपने सिमिलर करना है। कौन सी दिक्कत आ गई? देखिए एक एंगल तो 90 दिख रहा है दोनों में। अरे एक एंगल 90 है ना, ये 90 और ये 90। दूसरा वर्टिकल अपोजिट है, लिख लेंगे आप। पहले इसको लिख लेना कि एंगल AE, देखो इसको E मत लिखना, क्योंकि E में दोनों काउंट हो जाते हैं, इधर वाला E की इधर वाला E। तो इसका प्रॉपर नेम लिखना AEP और इसका नेम लिखना CDP, और इनका भी कुछ नेम लिखना, जो भी नेम बनेगा। अगर आपको नेम लिखने में दिक्कत है तो आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि इसको एंगल 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए, इसको 4 कह दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 90 डिग्री। पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। पहली लाइन यही होगी प्रूव करने में, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस वर्टिकल अपोजिट एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस 90 डिग्री। ठीक है, बाय AA प्रॉपर्टी दिस इज सिमिलर टू दिस। इतना कर लेंगे आप। ठीक है, दूसरे आप ओरल है, ये सारे ओरल। दूसरा इसको देखिए, अगला ट्राइंगल कौन सा है? ABD। ABD कहाँ है? देखिए ABD, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इसकी बात हो रही है। ABD दिख रहा है आपको, और CBE, CBE, इसमें ये पार्ट कॉमन है, जिसमें चैट बॉक्स बन के कॉमन है। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसमें आपको बिल्कुल इजीली दिख रहा होगा कि एक तो 90 है दोनों में, इस वाले ट्राइंगल में ये 90 है और इस वाले ट्राइंगल में ये 90 है, दिख रहा है। और दोनों को बनाने में ये कॉमन है नहीं है? अगर इसको मैं 1 कह रही हूँ, इसको 2 कह रही हूँ, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 तो 90 डिग्री है, और एंगल B अपने ही इक्वल कॉमन है, इसमें भी AA प्रॉपर्टी लग जाएगी और दोनों सिमिलर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको खुद ही आ जाने चाहिए। AEP और ADB, AEP ये और ABB। अब इन दोनों को जब हम बोल रहे हैं तो आपको A तो कॉमन दिख ही रहा होगा, ये कॉमन दिख रहा है ना आपको, और दूसरा क्या है? एक तो ये ट्राइंगल है ना, ये वाला, और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इस वाले में छोटे ट्राइंगल में ये 90, बड़े में 90, और दोनों में A कॉमन कर लेंगे।
अरे कर लेंगे। ए प्रॉपर्टी लगती है। अगला देखो, लिखने का ढंग आपको आएगा कि नहीं? अरे आ जाएगा, मान के चलने आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाला पार्ट है पीडीसी और बीईसी। पीडीसी और बीईसी देखिए, पीडीसी ये छुटकन, और बीईसी, बीईसी ये इसी तरीके, पहले घर के दो दे दिया, अभी घर के ये वाला। तो दोनों में एक तो 90 है, इसका ये 90, इसका ये 90, और सी दोनों में क्या है? कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो बच्चों के हार्ट राइट हो जाते हैं, भाई सब कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, इसमें है ही कुछ, सब एक ही पैटर्न से प्रूव हो रहे हैं, चारों एक ही तरीके से प्रूव हो रहे हैं, सब में ए ही लग रही है, हमने कुछ करना ही नहीं है, बस फिगर में देख के ढूंढना है, पहचानना है कि कौन किसके इक्वल है। अब ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर में दे दिया जाए तो समझ लो वो 4 नंबर बिल्कुल दहेज में मिले हुए हैं। दहेज में, दहेज वो होता है जो बिना मेहनत के मिल जाता है। बेटा पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो और सारी ज़िंदगी का पढ़ाने का खर्चा लड़की वालों से मांगो, लाओ भाई 20 लाख 25 लाख 30 लाख, अगर गलती से वो डॉक्टर इंजीनियर बन गया तो भी 50 लाख। यूपी में बहुत चलता है, अपने यहाँ तो उत्तराखंड में नहीं है, राजस्थान में बहुत चलता है, थाली में सजा सजा के डाउरी दी जाती है। तो जितना अच्छी पोस्ट पे लड़का उतना बड़ा उसका रेट, तो उस लड़के को शर्म आनी चाहिए। अगर माँ बाप मांग भी रहे हैं तो क्या वो इतना काबिल भी नहीं है कि खुद से कुछ कर सके? गाड़ी चाहिए बड़ी बड़ी 50-50 लाख की, लेकिन दहेज नहीं। ठीक, दूर मरो। अगला देखो, यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा ना 9 क्वेश्चन। देखिए अब आपको इन क्वेश्चन मतलब सारे बताऊं भाई मैं, हमने कुछ नहीं करना। अब इन क्वेश्चन को जब आप कर रहे हैं आपको अप्रोच समझ में आ गई इनको कैसे करना है, तो सब में यही करना है। इधर देखो नितिन, एक क्वेश्चन पढ़ो, ई इज अ पॉइंट, इसका फिगर दिया हुआ है, बनाना पड़ेगा है ना। E is a point on the side AD produced of a parallelogram AB। सब बच्चे अपनी कॉपी पर एक पैरेललोग्राम ABCD बनाइए। ABCD एक पैरेललोग्राम बनाइए जल्दी। पैरेललोग्राम ऐसे बनाते हैं, जल्दी बनाइए, जल्दी तुरंत, आप खाली बैठिए मत। ABCD पैरेललोग्राम बनाइए जल्दी, फास्ट, विद इन 10 सेकेंड। क्या कॉपी पहले से खुली होनी चाहिए थी। अब इसकी साइड AD को अगर ये कह रहा है कि हम प्रोड्यूस करना, इधर बना लेते हैं क्योंकि उधर जगह कम है। ABCD मैंने बनाया, ये यहाँ देखो, यहाँ देखो ABCD मैंने बनाया, बहुत ही गंदा बनाया मैंने। अब इसकी साइड AD को अगर हम आगे प्रोड्यूस करें, बोलो आगे प्रोड्यूस करने पर इसमें एक पॉइंट है E, क्या है? E, पॉइंट क्या है इसमें? E, ठीक है। एंड BE इंटरसेक्ट CD एंड E। इसका ना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट किस सेंस में है? इस क्वेश्चन को पढ़ के बच्चे इसका फिगर नहीं बना पाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता ये क्या गड़बड़ झाला बोल रहा है। ये कह रहा है AD को आगे बढ़ा दो, उस पर एक पॉइंट E है, और BE इंटरसेक्ट करती है CD को एट F। BE कौन इंटरसेक्ट करती है? BE। जब BE करती है तो BE मिलानी भी तो पड़ेगी। BE इंटरसेक्ट करती है CD को यहाँ पर F पर। इसका सबसे कठिनाई भरा काम बच्चों के लिए है कि क्वेश्चन को समझ के इसका फिगर नहीं बना पाते हैं। इतने साल की सर्विस का मेरा एक्सपीरियंस है, अगर जब भी हम ये क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं तो बच्चे फिगर ही राइट नहीं बना पाते, और ये बहुत बार मैंने दिया हुआ है, मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रही है फिगर बन गया, उसके बाद ये कह रहा है कि ABE को CFB के सिमिलर प्रूफ कर दो। ABE को, ABE कहाँ है भाई? ABE, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको किसके कर दो? CFB के। CFB ये छुटकन क्या क्या इक्वल है? एक तो वर्टिकल अपोजिट नहीं,
बताओ क्या क्या इक्वल है? हाँ, बी सी कॉमन, बी और सी कॉमन क्यों है भाई? एक तो ये अल्टरनेट एंगल है, दूसरा बताइए है? पता, खड़े हो जा। एंगल कौन सा कॉमन? बी। कौन है? तेरी बुद्धि थोड़ी खराब तो नहीं है? ये भी इसके अंदर है, ये भी इधर है, कौन सा भी कॉमन? भाई इसका भी तो इतना सा है, इसका भी इतना बड़ा है। कॉमन किसको कहते हैं? जो इक्वल हो। दूसरा बताइए जल्दी। अरे आपकी बुद्धि घास चढ़ने जाती, कुछ तो इस्तेमाल कर लो भाई, कुछ तो इस्तेमाल कर लो। ये जंग खा जाएगी तुम्हारे दिमाग तुम्हारा जंग खा जाएगा। ये ABCD क्या है? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इस छुटकल वाले ट्राइंगल का C एंगल बड़े वाले ट्राइंगल के A एंगल के इक्वल होगा। कारण लिखेंगे ब्रैकेट में, आप लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ब्रैकेट में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और इसको लिखो 1, इसको लिखो 2, सॉरी इसको 1 और इसको लिख दो 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स। बस ये प्रॉपर्टी लग गई, ये दोनों हो गए सिमिलर। अरे आ गया। देखो एक ही चीज पर दिमाग नहीं लगाना है। बस आप ये सोच रहे हो कि दिया नहीं है या दिखाई नहीं दे रहा इक्वल या वर्टिकली अपोज। भाई जब उसने पैरेललोग्राम बोला है तो उसका भी तो कोई सेंस है। उसने क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बोला? उसने पैरेललोग्राम ही क्यों बोला? क्योंकि उसको पता था कि आगे जाके एक इक्वल एंगल की जरूरत पड़ेगी। वो खाली क्वाड्रिलेटरल भी तो बोल सकता था कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। उसको यहाँ पता था कि जो दोनों एंगल इक्वल आएंगे, दोनों पेयर, वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ही आएंगे। एक अल्टरनेट हो गया, वो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, और एक अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, वो भी किसकी प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम की है। तो जब कुछ दे रहे, जब बेस ही नहीं देगा तो हम कहाँ से, हमें कैसे जादू से पता चल रहा है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल? तो उसने कुछ दिया है ना, तो उसी पे कंसंट्रेट किया करो, उस पर फोकस किया करो कि इसने ऐसा क्यों दिया है। अगला देखो, इन फिगर 6.39 कौन बोल रहा लगातार? 6.39 को देख लीजिए, पढ़िए इसको। ABC एंड AMP, यहाँ देखो बोर्ड पे, बोर्ड में देखो, ABC और AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स कह रहा है, राइट एंगल दिख रहे हैं आपको। राइट एंगल एट D and F रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट। पहले आपको ABC को AMP के सिमिलर प्रूव करना है। बताओ ABC को AMP, एक 90 है, एक कॉमन, एक 90 है ना, ये 90, ये 90 और ये ओवरऑल क्वेश्चन हो गया सिमिलर। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे में कह रहा है अगर सिमिलर है तो ये प्रूव कर। अब सिमिलर अगर होते हैं तो साइड का रेशो इक्वल ही होता है। आप सुन लो, इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो तो हम फिर से वही करेंगे, दोनों को बना लेते हैं। यहाँ पर किसको किसके सिमिलर प्रूव करा है मैंने? ABC को AMP के, यही कह रहे हैं। ये मैंने अच्छा नहीं बनाया देखने में, मतलब ये M वाला एंगल जो है ना, ये राइट एंगल ऐसे बना, ऐसे बना। ABC और AM, ये इसका और ये इसका 90 डिग्री, ठीक है। जो सिमिलर करा उसको अलग अलग ऐसे बना लिया। अब ये कह रहा है कि CA/PA इक्वल टू BC/MP होना चाहिए। भाई CA/PA इक्वल टू BC/MP हो गई।
अरे होगा ही, ये दोनों सिमिलर है तो ये CPST से होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कुछ करना है हमको नहीं, डायरेक्ट लिख देना है। पहला पार्ट जैसे ही प्रूव करा, सेकंड वाला बस सीधे उतार देंगे। प्रूफ जैसे लिखोगे ना आप सेकंड में, इसमें लिख दोगे CA/PA = BC/MP। यहाँ पर लिख देना सीन्स ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, ये लिखोगे तो बाय CP। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में इसको सिमिलर प्रूव कर दिया है, इसलिए CPST से ये दोनों क्या हो जाएगा, रेशो। सोचो कितना सरल क्वेश्चन है कि नहीं है? अरे सरल है कि नहीं है? नहीं, बहुत कठिन है, बोलो बहुत कठिन है।